मित्रों नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट में पिछली बार पूछे गए थे हिंदी पेडागोजी के पढ़ेंगे और समझेंगे सही आंसर क्या है, क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रश्न जो है इस बार फिर ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, उसमें पूछे जाएंगे, इसलिए हमको पढ़ना है, सीखना है और जानना है कि हिंदी पेडागोजी में किस प्रकार के प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा में पिछली बार आए हुए थे। ये 15 प्रश्न हम आपको कराएंगे और इनके सही विकल्प का चयन करेंगे और जानेंगे कि पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। तो पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। एक व्याकरण का प्रश्न दिया हुआ है 105 नंबर पे, इसको पढ़ लीजिए। विशेषण शब्द का उदाहरण है। तो विशेषण जो है उदाहरण है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं: संसार, वेशभूषा, विदेशी और मरना। तो यहाँ पे जो विदेशी है विशेषण का शब्द है। बाकी पेडागोजी यहाँ से शुरू करते हैं, पढ़िए। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। 4 विकल्प हैं, पढ़ते हैं। पहला है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। दूसरा है एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। दूसरा है शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। चौथा है भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कार्य, कक्षा कार्य एवं ग्राहक कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। मित्रों, सीटेट में पेडागोजी हल करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो क्या है, हम सीखते हैं। देखो, पहला जो प्रश्न है उसका पहला विकल्प क्या कह रहा है कि औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। ये आंसर इसका नहीं होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप में निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना है। यानी आपको आकलन करना है, शिक्षार्थियों के आकलन में किस पे ध्यान देना है। तो आप दत्त कार्य जब देंगे प्रगति पत्र में, दत्त जो प्रगति पत्र है इसमें जो साप्ताहिक परीक्षा है और उससे प्रगति पत्र में जो दर्ज करेंगे तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि इस अवधि में परीक्षा लेना, यानी एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करें, तो ये भी सही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि इतना अच्छा है कि विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करने तथा उसे प्रशिक्षार्थियों तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, यहीं पर अच्छा है। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से, ये विविध तरीकों से ये वर्ड आ रहा है, समझ लीजिए यही अच्छा है और यही सही है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। पहला है अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। तीसरा अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने से। चौथा अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य भाषाओं एवं अन्य विषयों को आसानी से सीखने में। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चे त्रुटियां करते हैं वो दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है, ये भी सही नहीं होगा। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक और उनके अतिक्रम के संकेतक हैं। जो त्रुटियां बच्चों की होती हैं वो स्वाभाविक होती है और ये उनके अतिक्रम के संकेतक हैं, तो ये जो विकल्प है तीसरा वाला ये सही हो जाएगा, यही सही लगाना है। चौथा है एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे त्रुटियां अधिगम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, तो ये प्रश्न भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है, वाइगोत्स्की कहा गया भाषा में। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंतःक्रिया बातचीत किए बिना कार्य करें, तो गलत हो जाए क्योंकि बातचीत किए बिना कार्य करेंगे तो सीखेंगे नहीं। दूसरा है ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से
बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन तो बनाना नहीं, अनुशासन जैसा देख लिया शब्द समझ लो, इसको काट दो। आगे बढ़ते हैं। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतरक्रिया कर सकें। सी टेट पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय की हो, जैसे मैथ की हो गई और CTP है, सब में ऐसे जो अंतर क्रिया करके शब्द आ जाएं तो समझना पॉजिटिव है, तो उन्हीं को सही लगाना है, इसलिए सब जो है सही हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। अब यहाँ पे वाइगोत्स्की दिए हैं प्रश्न में, तो वाइगोत्स्की तो जानते हैं आप, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है उन्होंने, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिका के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। घर की भाषा, मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। दोनों गलत नहीं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए बहुभाषा को, मातृभाषा को घर में बोलनी चाहिए, भी गलत है। तीसरा, भारत में एकल भाषी परिवार होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ये कितनी गलत बात है कह दी गई, यानी भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें, पॉजिटिव वर्ड। अच्छा, प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। विचारों को सम्मान देना और प्रोत्साहित करना, यही पॉजिटिव है, इसलिए यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। तीसरा, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह ... का लक्षण हो सकता है। गणना में अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता डिस्लेक्सिया। तो याद रखना यहाँ पे सीधे है कि जो बच्चा है वो भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। पढ़ने में अक्षमता है उसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य के एक साथ ही आयोजन करनी चाहिए, पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजन करनी चाहिए। तीसरा है विकल्प, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। देखिए समावेशित वर्ड आ गया, यानी समावेशित जैसा शब्द दिखाई दे समझना पॉजिटिव, इसलिए यही आंसर इसका सही हो जाएगा। चौथा विकल्प है कि आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन सिर्फ वर्ष में एक बार करेंगे तो फिर कैसे मालूम होगा कि बच्चों की गलतियाँ क्या हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका। तो इसका सही आंसर होगा कार्य पुस्तिका, ये सही आंसर है। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुकूल होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए, इसका सही आंसर होगा। आगे पढ़ते हैं, भाषा अर्जन होता है जब टेस्ट दिया है, बच्चों को व्याकरण के लिए नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को पुरस्कार व दंड दिया जाता है, बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना
सचेतन ध्यान से भाषा ग्रहण करता है। भाषा अर्जन की बात कही गई, भाषा अर्जन होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान से भाषा ग्रहण करता है। यहाँ पे देखिए अवसर एक पौष्टिक वर्ड है, वो इसको नहीं माना गया। प्रश्न है कि भाषा अर्जन होता है कब होता है, जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान से, यानी देखो भाषा जो अर्जन है वो बिना सचेतन ध्यान से भाषा ग्रहण करता है, यानी सचेतन ध्यान नहीं होता है और ये भाषा ग्रहण करता है। ये आंसर का सही होगा। अगला प्रश्न है भाषा के उत्पादक कौशल, कौशलों से बहुत आता है प्रश्न। कौशल आप जानते हैं LSRW यानी लिखना। LS सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सुनना, पहले होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो ये भाषा के उत्पादन कौशल यहाँ पे पूछे, यानी भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इस प्रकार से क्रम होता है इनका। यानी पहले बालक सुनना सीखता है, फिर पढ़ना, उसके बाद में बोल, यानी पहले सबसे पहले बालक जो है क्या सीखता है, पहला कौशल जो है वो कौशल है सुनना, उसके बाद में बोलना, और फिर उसके बाद में पढ़ना और फिर लिखना। तो यहाँ पे वाचन तथा लेखन उत्पादक कौशल है। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, भाषा के उत्पादन कौशल कौन से हैं, तो वाचन और लेखन। अगला विकल्प है सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती हैं। तो सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, किसके द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये 2 नए प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से याद करना है, पिछली बार परीक्षा में आए हुए हैं। द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है संकेत बदलना, समेकित मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दस्ता स्तर। बहुभाषिकता हो सकता था लेकिन ये नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा है एक भाषा जानता है और दूसरी भाषा मतलब फिर बोलता है, तो इसको संकेत बदलना कहते हैं। यही जैसे हिंदी बोलने वाला है और कोई दूसरा बालक है वो अंग्रेजी जानता है, तो हिंदी बोलने वाला बालक हिंदी जानता है, एक बालक है वो अंग्रेजी जानता है, दूसरा है अंग्रेजी वाला वो हिंदी नहीं जानता है। तो जो दोनों भाषाएं जानता है, तो वो जब अंग्रेजी वाले के पास जाएगा तो वो अपनी भाषा यहाँ अपनी हिंदी से अंग्रेजी में बोलना सीखेगा, यानी उसने संकेत बदल दिया, तो इसी को संकेत बदलना कहते हैं। आगे विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं रूब्रिक्स, जहाँ सूची, अनुसूची या विस्तृत सूची, क्रम निर्धारण में अपनी, तो उसको रूब्रिक्स कहते हैं। याद रखना विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए, जो विद्यार्थियों का अधिगम आकलन है इसके लिए जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है इसको रूब्रिक्स कहते हैं। तो दोनों न्यू प्रश्न हैं, इससे पहले एग्जाम में नहीं आए थे, तो मित्रों इनको ध्यान से पढ़ना, और हमारी वीडियो कैसी लगी है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जरूर बताना। नमस्कार, जय हिंद।